एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th अकाउंटेंसी से, चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। शुरू करेंगे इसके कुछ एमसीक्यू। आज की वीडियो बहुत 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 यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपी टीजीटी कॉमर्स की, यूपी पीजीटी कॉमर्स की, नवोदय विधान कॉमर्स के लिए और केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम पीजीटी के लिए कॉमर्स के लिए। तो जितने भी लोग कॉमर्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसके अलावा जो लोग क्लास 11th में हैं उनके लिए तो भाई वीडियो वैसे बड़ी यूजफुल है यार, जरूर देखना और गेस करो एमसीक्यू को हमारे साथ दोस्तों। पहला एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है। अ पर्सन हु ओज अ मनी टू द फर्म, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने फर्म को पैसा देना हो। क्या बात है, पैसा देना है भाई इसने, फर्म को पैसा देना है इसने भाई। तो कौन होगा वो? क्या वो डेटर है, क्रेडिटर है, सप्लायर है या नन ऑफ दीज है? सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने फर्म को पैसा देना है, इसका मतलब उसने फर्म से कुछ गुड लिए होंगे और बदले में पैसा देना है, लेकिन अब तक पैसा दिया नहीं। तो वो कौन है? वो है दोस्तों हमारा डेटर। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसने फर्म को पैसा देना है, ठीक है, वो डेटर कहलाता है दोस्तों। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, हु ओज मनी टू द फर्म, मतलब एक ऐसे इंसान जो फर्म के पैसे को लेकर बैठा हुआ है और उसने फर्म को पैसा देना है, ऐसे इंसान को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं डेटर। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, हु ओज मनी कहलाएगा दोस्तों, हु ओज मनी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट क्या डिस्काउंट होता है? which is allowed at the time of receiving the payment, which is allowed at the time of sale of goods, which is allowed both at the time of receiving payment and sale of goods, allowed in all of the above. Okay, ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है दोस्तों? ट्रेड डिस्काउंट हमारा वो डिस्काउंट होता है, दो तरह का डिस्काउंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक का नाम होता है कैश डिस्काउंट, एक का नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे दिया जाता है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे, वो डिस्काउंट जो सेल ऑफ गुड्स, जब आप माल बेचते हैं, जो भी गुड्स आपके हैं जब उसे बेचते हैं, तो जो आप डिस्काउंट देते हैं उसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जब आप इमीडिएटली कैश रिसीव करते हैं या एक सर्टेन पीरियड के अंदर कैश रिसीव करते हैं, तो जो डिस्काउंट आप ऑफर करते हैं उसको कह के चलते हैं दोस्तों हम लोग कैश डिस्काउंट। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड इज डैश। ओके, पैसा आया, ठीक है, या जो भी आपके पास आया सेल ऑफ गुड्स की वजह से, उसको क्या कहा जाएगा? क्या वो रिवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, समटाइम रिवेन्यू रिसीट समटाइम कैपिटल रिसीट है, या कैपिटल रिजर्व है? बहुत सोच समझ के आंसर देंगे। या मैं क्लियर करता हूं, कोई भी रिसिप्ट, पहली बात तो रिसिप्ट की बात चल रही है सारी की सारी, ठीक है, जिनमें आपकी डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन्स नोट करी जा रही है। जिस भी चीज का आपका काम है, मान लो आप सामान बेचते हैं, आप फर्नीचर बेचते हैं, आप टॉफी बेचते हैं, चॉकलेट बेचते हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, या कोई भी काम जो भी आपका है, जितना भी पैसा उससे आएगा दोस्तों, उसको हम लोग रिवेन्यू रिसीट कहेंगे। ठीक है, और जो भी चीजें आपके एसेट और लायबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे, जो भी चीजें आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करेंगी वो सब की सब दोस्तों हमारी कैपिटल रिसीट्स में आएंगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखे चलना है। जो आपकी डेली पर्पस की ट्रांजेक्शन है, डेली नेचर की ट्रांजेक्शन है, वो सब की सब रिवेन्यू रिसीट है अगर वो आ रही हैं। और जो चीजें आने पर आपके एसेट और लायबिलिटीज अफेक्ट हो जाएं, मतलब एसेट बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, कुछ भी इस तरह की चीजें हों, वो सबके सब दोस्तों हमारी कैपिटल रिसीट होगी। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बोरोइंग्स। अगर आप बोरोइंग्स करते हैं, मतलब लोन लेते हैं, तो इस बोरोइंग्स की वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों? ये कहलाएगी हमारी कैपिटल रिसीट। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ डैश एंड नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ डैश। ओके, पहले वाले में एसेट इन्वेस्टमेंट या एसेट गुड्स या इंटेंजिबल एसेट या गुड्स एंड एसेट। तो दोस्तों जो टर्म सेल यूज होती है वो हमेशा गुड्स के सेल के रेफरेंस में होता है, ठीक है, और कभी नहीं यूज हो सकती सेल ऑफ एसेट के रेफरेंस में। मतलब जिस भी चीज का काम है, अगर आप उसको बेचते हो तो वो सेल है, लेकिन आपने एसेट को बेचते हो तो वो सेल नहीं है भाई, वो सेल नहीं है, वो आपकी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वो सेल नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि जो सेल है वो गुड्स के रेफरेंस में होती है और एसेट के रेफरेंस में कभी भी नहीं होते।
ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वाज ₹5 लाख, भाई एक साल के अंदर 5 लाख का मैंने माल बेचा है और क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹40,000 और क्लोजिंग स्टॉक 40,000, तो क्या ये इवेंट है या ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट ट्रांजेक्शन दोनों है दोस्तों? अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने बताया कि सेल ऑफ गुड्स हमारी 5 लाख की हुई है, तो ये तो होगी दोस्तों मेरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा साल के एंड में होता है, 40,000 पे बचा है, तो ये हो गया दोस्तों मेरा इवेंट। तो ये आपकी इवेंट और ट्रांजेक्शन दोनों है, क्योंकि आप में इसने दोनों चीजों को नोट करा है। आपने नोट करा है उस चीज को भी जो आपने पूरे साल में करा है, दैट इज अ ट्रांजेक्शन हो गई, इतना माल बेचा इतना माल बेचा, और जो साल के एंड में बचा है आप उसको भी नोट कर रहे हैं, वो आपका इवेंट है, क्योंकि वो पर्टिकुलर डेट को होता है, दैट इज 31 मार्च को होता है, इसलिए वो इवेंट कहलाता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपने करी है, 5 लाख का गुड बेचा है, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया सेल करी आपने, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। और जो बचा है आपके साल के एंड में 31 मार्च को, दैट इज अ इवेंट दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजिबल एसेट डू नॉट इन, टेंजिबल एसेट में क्या नहीं आते, बता देता हूं दोस्तों। टेंजिबल एसेट वो एसेट है जिनको मैं छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, वो टेंजिबल एसेट है। अब मैं इनमें से कौन कौन सी चीजों को छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं? फर्नीचर को छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, स्टॉक को छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, कैश को छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, लेकिन गुडविल, जो गुडविल होती है दोस्तों, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है। आप लोगों ने सुना होगा, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, जिसको ना तो छुआ जा सकता है और ना ही महसूस करा जा सकता है। बस आपको गुडविल का पता कैसे चलता है, गुडविल होती है दोस्तों हमारी बिजनेस की रेपुटेशन। कुछ काम या कुछ गुड्स अपनी रेपुटेशन की वजह से बिकते हैं, ठीक है, उनमें कुछ खासियत हो या ना हो, लेकिन वो अपनी गुडविल की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे रेट पे बिक जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा अभी रिसेंटली एप्पल ने एक इवेंट के अंदर एक क्लॉथ लॉन्च करा, ठीक है, एक क्लॉथ, जैसे कपड़ा फोन साफ करने के लिए, ठीक है, एक कपड़ा फोन साफ करने वाला, ठीक है। तो ये जो फोन साफ करने के लिए उसने कपड़ा लॉन्च करा दोस्तों, आईफोन वालों ने, एप्पल वालों ने जो लॉन्च करा, उस कपड़े की कीमत अगर आप सोचेंगे तो वो कपड़े की कीमत सोच के आपको बहुत शॉक लग सकता है। इस कपड़े की कीमत उन्होंने रखी लगभग अराउंड $22, $22, मतलब इंडियन करेंसी में बैठ गया लगभग आपके, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बैठ जाएंगे आपके आराम से 1800-1900 रुपए के आसपास का कपड़ा। क्या आप एक फोन को साफ करने के लिए 1900 रुपए का कपड़ा लेने को तैयार हो, जिसका साइज इतना सा है? कोई भी नहीं लेगा। लेकिन एप्पल ने लॉन्च करा है, उसकी गुडविल ऐसी है, इसलिए वो लॉन्च कर रहा है, और गुडविल के बेस पर उसने, मुझे लगता है शायद बहुत सारा कपड़ा बेचा भी होगा, बाहर वाले लोगों के पास पैसा बहुत है खरीदने के लिए, लोगों ने खरीदा भी होगा। तो दोस्तों यही हमारी गुडविल है, कि जो रेपुटेशन एक बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्न करता है, उसी को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं गुडविल, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अ पर्सन टू हुम मनी इज ओन्ड बाय द फर्म, मतलब जिस इंसान को कंपनी ने, फर्म ने पैसा देना हो, मतलब फर्म ने जिस इंसान को पैसा देना है, फर्म पैसा देगी, मतलब फर्म पे उधारी है, जिस इंसान को फर्म ने पैसा देना है, ठीक है, हो सकता है उस इंसान ने गुड्स बेचे हो फर्म को, फिलहाल फर्म ने पैसा देना, उस इंसान को क्या कहते हैं दोस्तों? उस इंसान को कहते हैं क्रेडिटर। जो भी इंसान हमारी फर्म को क्रेडिट पे माल देता है, गुड्स देता है, उसको हम लोग क्रेडिटर के नाम से जानते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करके चलते हैं, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। खासकर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे आपके एसेट बढ़ जाए या लाइबिलिटीज कम हो जाए। तो एसेट बढ़ना और लाइबिलिटी कम होना कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों। वेजेस से आपके एसेट लाइबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता, रिपेयर से एसेट लाइबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से एसेट लाइबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो भी खर्चा है इससे आपके एसेट बढ़ रहे हैं, आप पैसा तो दे रहे हो लेकिन इससे आपके एसेट बढ़ रहे हैं, इसीलिए यही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट माना जाएगा, यही हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी होगा जब या तो कोई एक्सपेंडिचर आपके एसेट को बढ़ा जाए या लायबिलिटी को कम कर जाए, तब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज डैश। ओके, कोई भी ऐसा खर्चा जिसका पूरा बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाए, ऐसे खर्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे खर्चे को नाम दिया जाता है दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसे खर्चे जिसका फायदा हमें एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आप ले लो,
भाई जो भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बने 1 साल के अंदर मिल जाएंगे, मैंने वेजेस दिया, कुछ भी जो भी मैंने कराई सारा का सारा, मशीनरी की रिपेयरिंग कराई, हर साल करानी पड़ती है, ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए, वो सब के सब मेरे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमेशा ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंडिचर में से पहचानना था, लाइबिलिटी हो नहीं सकती, करंट एसेट हो नहीं सकता, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कि एसेट बढ़ाते हैं या फिर लाइबिलिटी घटाते हैं, और दूसरा इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म का होता है, बहुत लंबे टाइम का होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपका 1 साल तक ही होता है, और 1 साल के अंदर अंदर वो बेनिफिट आपका खत्म हो जाता है, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, करंट लायबिलिटीज में क्या नहीं आता? करंट लायबिलिटी का मतलब जो भी आपकी देनदारी है और आपको विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है, वो सब की सब आपकी करंट लायबिलिटीज होती है दोस्तों, जिसको आपको 1 साल के अंदर ना प्ले करना पड़े, सारा का सारा पे करना, वो सारी करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी में आपके सन्ड्री क्रेडिटर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है, बिल्कुल आती है। प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं आ सकता दोस्तों। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ऐसा इंश्योरेंस जो आपने पहले से ही पे करके रखा हुआ है, वो आपकी लायबिलिटी हो ही नहीं सकता। वो होते हैं आपके एसेट्स। जो खर्चा आपने पहले से एडवांस में जमा करा दिया, वो हमारे लिए क्या बन जाता है दोस्तों? एसेट बन जाता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी लायबिलिटी नहीं है, ये हमारे करंट एसेट कहलाएंगे दोस्तों। करंट इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर के लिए इसको पे कर रखा है, तो ये 1 साल के लिए हमारे क्या बनेंगे? करंट एसेट बन जाएंगे। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे दोस्तों। प्रैक्टिस करिए अच्छे से इनकी, और अच्छे से बुक पढ़िए, ताकि आप इन सारे कंसेप्ट के ऊपर एक अच्छा मार्जिन के साथ अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपके लिए आपकी सेवा में तैयार है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस।